नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल थोड़ा सा ज्ञान में। दोस्तों, लेखपाल का नोटिफिकेशन आए हुए अभी मात्र 2 ही 3 दिन हुए थे कि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की डेट्स भी आ गईं। अब ऐसे में आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला ये आप उस रास्ते पर चलिए जिस पे आप ये दिन भर ये सोचते रहिए कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा, हमारा एग्ज़ाम फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में या आगे कब होगा। यूट्यूब पे आप वीडियो सर्च करिए, तरह-तरह के एक्सपर्ट्स आके बताएँगे कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। आप इसकी चिंता में डूबे रहिए। दूसरा रास्ता ये है कि आप ये मानिए कि नोटिफ़िकेशन आई है तो एग्ज़ाम भी होगा और दिन-रात आप अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करिए, जो आपको सिलेबस मिला है आप उस पे फ़ोकस करिए। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कौन-सा रास्ता चुनना है। मेरे हिसाब से अगर आप दूसरा रास्ता चुनेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं राजस्व लेखपाल की परीक्षा 2015 में हुई थी, 13 सितंबर 2015 को। उसकी फर्स्ट मीटिंग का जो पेपर था उसके हिंदी के सेक्शन को आज हम करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि कोई भी आयोग हो, लोक सेवा आयोग हो या यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, सबका एक अपना एक ट्रेंड होता है क्वेश्चन पेपर सेट करने का। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम जिस एक संस्था का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनका प्रीवियस ईयर में क्या पैटर्न रहा है। उसको देख के हमको ये आइडिया लगता है कि हम जो पढ़ रहे हैं, उसमें हम किस तरह से क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे पढ़ने में ऐसी क्या कमी रह रही है जिसकी वजह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। आज हम हिंदी के सेक्शन को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि 2015 में किस तरह का हिंदी का सेक्शन आया था। पहला क्वेश्चन हम लेंगे। इसमें राजा सेवक को कंबल देता है वाक्य में रेखांकित पद कौन सा कारक है। इसमें क्या पूछ रहा है कि इस सेंटेंस में जो रेखांकित पद है उसमें कौन सा कारक है। राजा सेवक को कंबल देता है वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। इसमें जो आंसर टिक लगे हुए हैं वो जो जिसका क्वेश्चन पेपर है ये उसने पहले से टिक कर रखे हैं। मैं यहाँ पे आपको आंसर के साथ साथ उसका जो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है वो भी देने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे सेवक को अंडरलाइन है और इसका यहाँ पर सही ऑप्शन है बी, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक इसलिए है क्योंकि संप्रदान कारक जब किसी के लिए कुछ करने का बोध होता है तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पे राजा सेवक को कंबल दे रहा है यानी सेवक के लिए कुछ कर रहा है, तो यहाँ पे सेवक को क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित दो और प्रश्न संख्या 2 और 3 में निम्नलिखित वाक्यों में सही वाक्य का चयन कीजिए, यानी सही वाक्य कौन सा है। ए, तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रजभाषा के कवि हैं, श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं। ये तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है पढ़ने से। तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषी के हैं। और चौथा ऑप्शन है तुलसी और सूर अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो देखिए, जब भी हम दो बातों को रिलेट करते हैं तो इंग्लिश में इसको रेस्पेक्टिवली कहते हैं, हिंदी में क्रमशः लगा के ये दर्शाते हैं कि प्रथम जो सब्जेक्ट है उसका किसके साथ संबंध है और सेकंड का किसके साथ संबंध है। तो तुलसी अवधी के और सूर क्रमशः ब्रजभाषा के कवि हैं, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। इससे एकदम आसानी से आप मतलब निकाल सकते हैं कि तुलसी जो है वो अवधी भाषा के और सूर जो है वो ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी हमको सही सेंटेंस पहचानना है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है। तो देखिए, इसमें जो सही निकट और घोर को तो हम पहले ही एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगाध में, तो अगाध का मतलब ही अथाह या अपार होता है। तो जो सही शब्द निकल कर आ रहा है घनिष्ठ संबंध, हम आम बोलचाल की भाषा में भी सुनते हैं कि घनिष्ठ मित्रता या घनिष्ठ संबंध। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 3 का ए, घनिष्ठ संबंध। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ये इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में क्या करना है, निम्नलिखित लोकोक्तियाँ यानी मुहावरे का सही अर्थ चुनकर लिखना है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसमें किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुलझुलाना, अपनों से बड़े पर क्रोध करना, अपने से बड़ों पर क्रोध करना और कायरतापूर्ण व्यवहार करना। तो इसमें आप देख रहे हैं सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुलझुलाना। इसी को कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये भी मुहावरे का है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ए ऑप्शन है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं रहता, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल जाता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती और बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। तो चारों ऑप्शन को जब आप देखेंगे तो सही ऑप्शन सही टिक है, ए ऑप्शन है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, यानी काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में क्या करना है, इनमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने, और फिल इन द ब्लैंक्स करना है फिर इसमें, को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन इसमें होगा चारों में, वो शत्रु होगा, कि मित्र तो क्या वो अपने शत्रु को भी चोट नहीं। देखिए इस तरह का जो आप ये वाक्य पढ़ रहे हैं, इसमें मित्र का विलोम शब्द ही यहाँ पर डालना है, मित्र का विलोम शत्रु होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश रहना चाहिए, यानी क्या रहना चाहिए, उद्धत रहना चाहिए। उद्धत का मतलब क्या होता है, उद्धत का मतलब होता है तैयार या तत्पर। तो जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन है इन चारों में वो है ए, उद्धत रहना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में क्या करना है आपको, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनने हैं। तो देखिए क्रश का विलोम चुनना है, ऑप्शन है भव, विटप, हष्टपुष्ट और केश। तो अगर आपको क्रश का मतलब पता है तो बहुत आसानी से आंसर लगा देंगे। क्रश का मतलब यहाँ पर होता है कमज़ोर या दुबला पतला जो होता है उसको क्रश कहते हैं। तो उसका विलोम अब आप आसानी से टिक कर सकते हैं, वो होगा सी, हृष्ट पुष्ट। यानी कमज़ोर और दुबला पतला का विलोम क्या होगा, हृष्ट पुष्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ जो है उसका विलोम हमको बताना है। 4 ऑप्शन है, कृतज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ और अवज्ञ। तो देखिए अल्पज्ञ होता है जिसको बहुत कम जानकारी हो, उसका विलोम क्या होगा, सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, इसमें पर्यायवाची पूछा गया है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, गुलाब, कल्पवृक्ष, केवड़ा और कमल। तो देखिए केवड़ा और ये तो आप गुलाब को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, और कल्पवृक्ष भी गलत ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा अरविंद का पर्यायवाची, वो हो जाएगा कमल। इसके अलावा भी कमल के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अंबुज, पाथोज, कई सारे कमल के पर्यायवाची हैं। तो उनमें से एक अरविंद है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, कमल। इसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, खूटियों, खूटिया, खूटियों और खुटियाँ। तो देखिए इसमें आप ऐसे देख सकते हैं कि इसमें अगर आप हिंदी की जो किताब मैंने पिछले वीडियो में सजेस्ट की थी, अगर आप कोई भी हिंदी की किताब पढ़ेंगे और ये बहुवचन का उसमें जाकर देखेंगे क्या होता है, तो उसमें आपको एक नियम मिलेगा कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए ई को छोटी ई करके और या लगा दिया जाता है। तो देखिए यही रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है कि यहाँ पे इकारांत शब्द है खूटी, तो खूटी की टी को छोटा कर दिया गया, छोटी की मात्रा कर दी गई, और आखिरी में बहुवचन बनाने के लिए या लगा दिया गया है। उस नियम के हिसाब से या आम बोलचाल की भाषा में भी अगर आप देखें तो आपको डी ऑप्शन सही यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो यहाँ पर देखिए वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा शुद्ध है। तो प्रतिनिधि दिया हुआ है, प्रतिनिधि 4 तरीके से लिखा हुआ है। अगर आपको ऐसे करने में कठिनाई हो रही है तो आप अगर प्रति और निधि को अलग कर लें, तो देखिए प्रति तो आपका सब में समान दिया हुआ है, अब मेन यहाँ पर मैटर फंसता है कि आपको निधि कैसे लिखना है। तो निधि आप देखेंगे, निधि में दोनों छोटी की मात्रा लगती हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिनिधि का बी वाला ऑप्शन सही है वर्तनी की दृष्टि से। इसकी भी आपको प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप जब किताब हिंदी की पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे कन्फ्यूज़न वाले शब्द जहाँ छोटी की मात्रा का कन्फ्यूज़न हो, या पहले शब्द के बाद बड़ा लग रहा है या छोटा लग रहा है, इस तरह से कई ऑप्शन दिए रहते हैं उसमें। तो उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में वाक्यों के लिए एक शब्द चुनना है। तो 14, क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कि पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं। देखिए पर्वत की तलहटी को कहते हैं, इसमें 4 ऑप्शन है, उपत्यका, द्रोण, बेसिन और घाटी। तो सही ऑप्शन होगा पर्वत की तलहटी को कहते हैं उपत्यका। सही ऑप्शन ठीक है पहले से भी। और देखिए उपत्यका का विपरीत जो होता है वो होता है अधित्यका, यानी पर्वत की तलहटी तो हो गई उपत्यका, और जो पर्वत का ऊपरी हिस्सा होता है उसको कहते हैं अधित्यका। तो इसका विलोम भी आप देख सकते हैं अगर आ जाए एग्जाम में, और वैसे इसका सही ऑप्शन होगा ए, उपत्यका। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाले में 4 ऑप्शन है, अल्पव्ययी, कृपण, मृषण और मितव्ययी। देखिए अगर आपको कभी कभी सीधा ऑप्शन ना पता हो तो आप बाकी ऑप्शन को भी एलिमिनेट करके अपने ऑप्शन को सही, अपने आंसर को सही लगा सकते हैं। यहाँ पे अल्पव्ययी और मितव्ययी का एक समान मतलब होता है कि कम खर्च करने वाला। तो वो कंजूसी से तो हो रहा खर्च खर्चने वाला रहा नहीं,
तो अल्पव्ययी और मितव्ययी का एक मतलब है। इसके बाद बचता है मृषण। मृषण का मतलब होता है मुलायम, मुलायम या चिकना, तो वो भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया। तो सही ऑप्शन आपका हो गया बी, कृपण। क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव तत्सम का यहाँ पे आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। देखिए, तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में लिए गए हैं, यानी उनमें थोड़ा संशोधन करके हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। तो इन चार ऑप्शन में आप देखेंगे उलूक, इष्टिका, कुपुत्र और अमीय। तो ये आप ऊपर के उलूक, इष्टिका, कुपुत्र जो है ये सब संस्कृत भाषा के शब्द हैं, यानी तत्सम शब्द हैं। तो जो चौथा बचा अमीय, वो आपका हो गया तद्भव शब्द। और अमीय का तत्सम होता है अमृत, या अमृत का मतलब अमीय है। तो ये तद्भव शब्द आपका सही ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 में हो जाएगा अमीय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन, एक आपको ये पंक्ति दी हुई है, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, और इसमें अलंकार पूछा है। देखिए, अलंकार जब आप पढ़ेंगे किताब से तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा कि कौन सा अलंकार में क्या किस तरह की क्या डेफिनेशन है। उसके बाद आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम देखेंगे कि ये रूपक अलंकार है, क्योंकि रूपक अलंकार में क्या होता है कि जो उपमेय और उपमान होते हैं वो दोनों को एक समान दिखा दिया जाता है, यानी उनमें किसी तरह का अंतर नहीं दिखाया जाता है, जो कि इस पंक्ति में लिखा हुआ है कि अंबर पनघट में डुबो रही, यानी अंबर जो आकाश है और जो पनघट है वो एक समान है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। उसमें पूछ रहा है कि निर्धन में कौन सी संधि है। आसान है, देखिए, अगर आपको व्यंजन संधि आ जाती है तो करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है स्वर और व्यंजन। विसर्ग को आंसर लगाना थोड़ा आसान होता है उन दोनों की अपेक्षा। तो निर्धन में देखिए नी प्लस धन होता है, और जो वो होता है विसर्ग आपका, वो रा में बदल जाता है यहाँ पर। तो ये निर्धन जो है वो विसर्ग संधि है। आसानी से आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, विसर्ग संधि। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देशांतर में 18, क्वेश्चन नंबर 19 है, माफ़ कीजिएगा। देशांतर में कौन सा समास है। तो समास आप पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि देशांतर मुख्यतः तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है, मगर चूंकि यहाँ पर चार ऑप्शन में से तत्पुरुष समास नहीं दिया हुआ है तो कर्मधारय तत्पुरुष का ही एक रूप होता है। तो वो सही ऑप्शन इन उपयुक्त परिस्थिति में ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। देखिए, मैं खाना खा चुका था, यहाँ पे पूरा कार्य जो है वो पूरा हो चुका है भूतकाल में। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए, पूर्ण भूत हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। देखिए, ये सब जो मुख्य आपके सारे टॉपिक हैं, रस, अलंकार और संधि वगैरह, ये आपको ज़रूर पढ़नी है और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। फिलहाल यहाँ पे करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। आपको स्थायी भाव सारे के देख लेने हैं, जितने भी रस होते हैं सबके स्थायी भाव आपको देख लेने हैं, क्योंकि इस तरह से करुण रस पूछा गया है तो हो सकता है इस बार किसी और का पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पर ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरा शब्द का जो सही स्त्रीलिंग शब्द होगा वो ठठेरिन होगा। ठठेरिन इसका सही ऑप्शन है बी। इसके बाद आखिरी में दो क्वेश्चन बचे हैं, तीन क्वेश्चन बचे हैं, माफ कीजिएगा। 23 और 24 में क्या पूछा है कि वाक्य में त्रुटि पहचाननी है। एक इसमें आपको हिंदी का एक वाक्य दिया जाएगा, जैसे इंग्लिश में एरर डिटेक्शन होता है, और फिर आपको उसमें त्रुटि पहचाननी होगी। 23 नंबर क्या है कि यहाँ पर विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। इसको देखिए, करने के लिए आप पहले आम अपने मन में भी बोल के देख सकते हैं कि जो आप आम बोलचाल भाषा में बोलते हैं वहाँ पे ये सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, ऐसा कौन बोलता है। जलपान का प्रबंध है ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पर आप आसानी से इसको लगा सकते हैं, ऑप्शन बी जो है वो गलत है, जलपान को नहीं होगा, जलपान का उत्तम प्रबंध है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। आसानी से आप, ये भी आसान क्वेश्चन है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, ना कि अच्छी लगती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है अच्छी लगती है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन का हिंदी का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। देखिए, एक तद्भव भी आया था, तत्सम भी आया था। तो जो भी आपके पास हिंदी की बुक है उसमें से आप तद्भव तत्सम को कई बार देखेंगे, क्योंकि होता क्या है कि एक बार या दो बार पढ़ने से वो याद नहीं आते हैं। तो आप उसको बार बार जब रिवाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में बैठ जाएगा, और तब आप एग्ज़ाम में आसानी से उसका आंसर टिक कर पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, यानी तत्सम मतलब होता है जो संस्कृत में एज इट इज़ यूज़ होते हैं।
तो उसमें आग, आज, आँख और अग्र, तो इन चारों में आप देखेंगे कि आग, आज, आँख ये सब आम हिंदी के शब्द हैं यानी तद्भव शब्द हैं। तो जो आखिरी शब्द बचा वो होता है अग्र। अग्र का जो तद्भव होगा वो होगा अगला। तो ये 25 क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर 2015 के। पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जहाँ भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन मिले, अगर आपने कोई किताब ले रखी है तो आप उसमें से प्रैक्टिस करिए, अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप नेट पे भी ढूंढ सकते हैं, वहाँ भी आपको इजीली मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और रिवाइज करते रहिए। थैंक यू। 2015 में आए हुए इन 25 क्वेश्चनों को करने के बाद जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि पाठ्यक्रम में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं सबसे 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर लिए गए हैं, यानी सबको बराबर बराबर वेटेज दिया गया है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो भी सिलेबस में आपके पास लिखा हुआ है, आपको हर टॉपिक पे फोकस करना है, क्योंकि हर टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं।